जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में आपका क्या ख्याल है ना। पोल में जवाब देंगे। हिंदी पेडागोजी जहां भी पूछी जाती है, ऑफ कोर्स सीटेट के लिए तो ये है ही, हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि भाषा सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है तब निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प होना चाहिए। यानी भाषा सीखना, लैंग्वेज को लर्न करना या लैंग्वेज को सीखना नेचुरल प्रोसेस नहीं है, यदि हम ये मान के चल रहे हैं तो सबसे उचित विकल्प कौन सा होगा। यानी नेचुरल नहीं है, एफर्टफुल है, भाषा को एफर्ट कर करके सीखा जाता है, ये स्वाभाविक रूप से नहीं सीखी जाती। ये क्वेश्चन ने कहा है, मैं नहीं कह रही हूं, मैं कहूंगी स्वाभाविक सीखी जाती है। बट अगर ऐसा माना जाए तो 4 ऑप्शंस में से कौन सा बेहतर होगा। पहला ऑप्शन है भाषा प्रयास से सीखी जाती है, यानी एफर्ट करके सीखी जाती है। भाषा एक प्रणाली है, यानी एक सिस्टम है, इसमें भाषा अपने आप में अद्वितीय है। या फिर भाषा में, ये लिखा हुआ गलत है, अद्वितीय, भाषा में सदैव बदलाव होता रहता है, यानी चेंज होती रहती है। बताइए फटाफट से, अगर नेचुरल प्रोसेस में चेंज भी तो हो सकता है, तो ऐसा थोड़ी है कि अगर ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, यानी ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया अगर है तो इसमें बदलाव नहीं हो सकता, ये थोड़ी कहेंगे। अद्वितीय है, बात कुछ और चल रही है, यहाँ पे कुछ और बात हो रही है। भाषा एक प्रणाली है, सिस्टम है एक, तो ऐसा थोड़ी है कि सिस्टम है तो फिर सिस्टम को स्वाभाविक रूप से नहीं सीखा जा सकता। अगर हम बात करें सूबों वाली जो 4 कौशल हैं भाषा के, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, तो क्या ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है? क्या ये जो सिस्टम है या नियम है जो कि आपके नॉम चॉम्स्की भी कहते हैं, क्या वो स्वाभाविक रूप से नहीं सीखे जा सकते? सीखे जा सकते हैं, प्रणाली है तब भी। तो ये कहना तो गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन सही बचता है, भाषा प्रयास से सीखी जाती है। यानी जब हम नेचुरल नहीं मान रहे इसको, नेचुरल का मतलब क्या है यहाँ पे? नेचुरल का मतलब है यहाँ पे कि स्वाभाविक प्रक्रिया। स्वाभाविक प्रक्रिया में क्या होगा? भाषा अधिग्रहण होगा, भाषा अर्जन होगा, जिसको नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि हमारा जो दिमाग है, हमारे अंदर भाषा अधिग्रहण यंत्र है, कहीं इमेजिनरी ब्रेन में हमारे काल्पनिक है, और जिसके माध्यम से हम भाषा जो भी आसपास हमारे होती है, हमारा ब्रेन, हमारा जो दिमाग है उसको संग्रहित कर लेता है या अर्जित कर लेता है, और हम भाषा सीख जाते हैं बिना किताब के, बिना कॉपी के, बिना टीचर के। हम अपने माहौल से अपनी मातृभाषा को अर्जित कर लेते हैं। तो अगर ये स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है तो प्रयास करना पड़ेगा, उसमें तो प्रयास नहीं करना पड़ता, बच्चा तो अपने आप भाषा सीख जाता है। तो अब यहाँ पे बस इतना ही अंतर है। अगर हम देखें यहाँ कि भाषा अधिगम जो है, यानी भाषा सीखना कह लीजिए या अधिगम कह लीजिए, भाषा अधिगम लिखा हो या भाषा सीखना, कई बार सीखना अलग अलग तरह से यूज हो जाता है, अर्जन के लिए भी, ठीक। और अगर भाषा अर्जन लिखा है या फिर अधिग्रहण लिखा है, क्या लिखा है? अधिग्रहण लिखा है, ठीक है। तो यहां पे बस मेन डिफरेंस यही है कि सीखने में प्रयासरत रहना पड़ेगा, अभ्यास लगेगा, प्रयास लगेगा, एफर्ट लगेगा। वही जो अर्जन है, अर्जन मतलब आपने अर्जित कर लिया, है ना, ये विरासत में मिलती है हमको एक तरह से अगर देखा जाए, ठीक। तो हमने इसमें कुछ खास एफर्ट किया नहीं है, हमें मिल गया है। तो अर्जन अधिग्रहण क्या है? स्वाभाविक है, इसमें कोई अलग से प्रयास नहीं करता, बच्चा अपने आप सीख जाता है। पहले तुतला के बोलेगा, कई बार गलत भी बोलेगा, जो उसने आसपास से सुना उसके ब्रेन में भरा, और आंतरिक क्षमता है मनुष्य में भाषा सीखने की, ये बात बाबा नॉम चॉम्स्की कहते हैं। तो ये भाषा अर्जन या अधिग्रहण क्या है? स्वाभाविक प्रक्रिया है। वहीं अधिगम जो है वो प्रयासरत या अभ्यासरत प्रक्रिया है, जिसमें आप स्किल्स, भाषा के जो कौशल हैं वो अलग अलग सीखते हैं, मतलब साथ में सीखते हैं, बट वो प्रक्रिया है, सीक्वेंस में आप सीख रहे हैं या एक साथ चल रहे हैं, दोनों ही चीजें होती हैं। व्याकरण सीखते हैं, भाषा का नियम सीखते हैं, आप स्कूल में टीचर का सहारा लेते हैं, ठीक। तो भाषा प्रयास से सीखी जाती है, ये बात है जो सपोर्ट करेगी इस कथन को कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कई सारे इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डाला है क्योंकि वो महत्वपूर्ण है, बहुत रिपीट होते हैं, सिलेबस सेम ही रहता है, ठीक। फटाफट से बताओ, सही बोल रहे हो नवाज, इसको ठीक करेंगे यार हम। एस्टेट के लिए मैराथन लो, एस्टेट कब है एग्जाम? थोड़ा सा मैं अभी इस पे नजर नहीं रख पा रही हूँ, देखती हूँ, अगर हो पाएगा तो बिल्कुल लूंगी। देखो एक बार, और फटाफट से सेकंड क्वेश्चन देखो, कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान, यानी प्रेजेंटेशन के दौरान, कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी एक एक करके अपनी राय दे रहे हैं। भाई हर बच्चा अपनी राय दे रहा है, ठीक, अपनी ओपिनियन प्रेजेंट करेगा। भाषा अध्यापक के रूप में आप किस आधार पर उनका आकलन करेंगे? आप एक लैंग्वेज टीचर हैं, आप बच्चे जो अपनी राय दे रहे हैं एक एक करके, उसको किस बेसिस पे आप उसका आकलन करेंगे? ये पूछना चाहता है कवि, आई मीन क्वेश्चन या एग्जामिनर।
फर्स्ट ऑप्शन क्या है, भाषा में प्रवाह, यानी फ्लुएंसी कितनी है। इंग्लिश और हिंदी में सेम आते हैं ट्रांसलेटेड क्वेश्चंस आजकल, तो कोई अंतर बचा नहीं है भाषा में, बस ट्रांसलेशन का अंतर बचा है, चाहे लैंग्वेज 1 हो लैंग्वेज 2 हो। ठीक, तो भाषा में प्रवाह यानी फ्लुएंसी, यानी प्रवाह से बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, अटक अटक के बोल रहे हैं या प्रवाह से बोल रहा है बच्चा। हाँ, प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन में ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रवाह होना चाहिए, ये नहीं एक शब्द आज बोला दूसरा कल बोल दिया, या कोई प्रवाह ही नहीं है, फ्लुएंसी ही नहीं है बोलने में, शब्दों के बीच में या जिस तरह से बोला जा रहा है उसमें प्रवाह ही नहीं है। विषय वस्तु में निपुणता, यानी जो विषय वस्तु है, जो भी कंटेंट है उस प्रस्तुतिकरण में, उसमें बच्चा निपुण है या नहीं है। अगर निपुण है तब तो अपनी बात को अच्छे से कह पाएगा, बात तो सही लग रही है। विभिन्न लेखकों के कथन, यानी दूसरे लेखकों के कथनों को वो कोट कर पा रहा है या नहीं। या प्रस्तुतिकरण शैली, अब प्रस्तुतिकरण में जो शैली है, जिस तरह से वो जिस लहजे में पेश कर रहा है, वो भी तो महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे अलग अलग जवाब आप लोग दे रहे हैं। मेरे ख्याल में क्या मतलब, बोर्ड भी यही आंसर मानेगा। विभिन्न लेखकों के कथन से ज्यादा, अब यहाँ पे चारों का ऑप्शन है हमारे पास नहीं है, तो सबसे कमजोर हमें यही लग रहा था, इसको हटा देंगे। तो जहां पे भी थर्ड है वहां से हटा दो, सिंपल आंसर बच गया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कैसे, भाषा में प्रवाह फ्लुएंसी इंपॉर्टेंट है प्रस्तुतिकरण में। विषय वस्तु में निपुणता अगर नहीं होगी तो बच्चा अपनी राय कैसे प्रस्तुत करेगा, ये बताओ आप। प्रस्तुतिकरण शैली, जिस लहजे में वो पेश कर रहा है, प्रेजेंटेशन स्टाइल जो है वो भी मैटर करेगा। विभिन्न लेखकों के कथन बेशक ना हो, क्योंकि वो अपनी राय दे रहा है, तो जरूरी नहीं है विभिन्न लेखकों के कथन वहां उतना महत्व रखें। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा और बताइएगा। अभिकथन और कारण को लेकर के सवाल है, देखते हैं। रागिनी चौबे, ये कैसा सवाल है? कह रही है मैम सीटेट रिजल्ट हार्ड कॉपी कैसे मिलेगी? हार्ड कॉपी नहीं मिलती है अब, 2016 के बाद से यानी 2018 से डिजी लॉकर में ही सिर्फ आपका रिजल्ट विजिबल होता है। आप प्रिंट लेना चाहें मार्कशीट का, वो एक अलग चीज है, वहां से निकलवाना चाहें अलग चीज है, लेकिन घर पे हार्ड कॉपी अब नहीं आती है। 2016 तक आती थी, दिसंबर 2018 वाले एग्जाम के बाद से हार्ड कॉपी नहीं आती है। ठीक, सीटेट रिजल्ट की ये वो जो मार्कशीट है आपकी, उसकी हार्ड कॉपी नहीं आती है। क्लियर, वो आपको डिजी लॉकर जो ऐप है वही मिलेगा अदर मार्कशीट्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए, यानी आपको कथन पढ़ने हैं और सही विकल्प का चयन करना है। सही ऑप्शन कौन सा है? अभिकथन या स्टेटमेंट क्या है? भाषा अध्यापक द्वारा व्यक्तिपरक अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए, यानी इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान, IEP कहते हैं, यानी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रख के, अगर 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों की नीड को समझ करके तब एक लेसन प्लानिंग की तैयारी हो। ये बात एकदम सत्य घटना पे ही आधारित है, एकदम सही है, ट्रू है। इसका रीजन क्या बताया है? नई भाषाओं के अधिगम से शिक्षार्थियों में विविधता होती है, यानी जब बच्चा नई भाषा सीखेगा तो डाइवर्सिटी आएगी। बात तो ये भी सही है, लेकिन क्या ये सीमा सचिन के लिए सही है? नहीं है, क्योंकि ये भी सही है, यानी सचिन भी सही है, सीमा भी सही है, लेकिन एक दूसरे के लिए यहां पे सही नहीं है ना। मतलब क्या कहने का कि ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आर जो है ए का रीजन भी हो। समझ पा रहे हो बात को? तो नई भाषाओं के अधिगम से शिक्षार्थियों में विविधता होती है। भाई नई नई भाषाएं बच्चा जानेगा, अलग अलग भाषाएं बच्चे बोलते होंगे, विविधता होगी, डाइवर्सिटी होगी। लेकिन पूछा क्या था या बात क्या चल रही थी कि भाषा अध्यापक द्वारा व्यक्तिपरक अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चों को ध्यान में रख के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जा सकेगा। वो बात तो कारण में कही नहीं गई। तो ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात सही है नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट से देखिएगा। ये कहता है प्रधान अध्यापिका ने, यानी जो प्रिंसिपल है स्कूल में, भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। यानी जो आपका अदर टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, चाहे वो चार्ट है, कोई अलग से कोई किताब आती है, कोई फ्लैश कार्ड है, कोई और कुछ दिखाना है क्लासरूम में, तो पुस्तक के साथ साथ बाकी सामग्री के लिए भी कहा। बात सही है या नहीं है? बताओ फटाफट से। सही है? क्लियर है बात यहां तक? हाँ, तो ये बात सही है। फिर अगर हम देखें, चयन करने के लिए कहा कि भाई चूज कर लो क्या क्या सामग्री इस्तेमाल करोगे किताब के साथ साथ, पुस्तक के साथ साथ, क्योंकि पुस्तक एकमात्र संसाधन नहीं है कक्षा में पढ़ाने का। इनका कई सारे संसाधनों में से एक संसाधन है, यानी टेक्स्ट बुक इज वन ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द क्लासरूम। ठीक, इनका चयन करते समय निम्नलिखित में से एक प्रासंगिक नहीं है। क्या प्रासंगिक नहीं है या क्या कॉन्टेक्चुअल नहीं है, क्या उचित नहीं है? पहला है पुस्तकों और संसाधनों की अनुकूलता। ये तो सही बात है भाई, जो पुस्तक है और संसाधन है वो बच्चे के लिए हेल्पफुल होने चाहिए। सही है। बच्चों की अधिगम या अनुकूल होने चाहिए, बच्चे के स्तर के हिसाब से, बच्चे के लिए इन जनरल। ठीक, फिर आता है सेकंड ऑप्शन, बच्चों की अधिगम आवश्यकताएं और उन्हें आने वाली भाषाएं। बच्चे की नीड्स क्या है सीखने की, है ना, वो किस क्लास का बच्चा है, उस स्तर के हिसाब से आप किताबें और अदर मटेरियल चूज करते हो। ये बात भी सही है। विद्यार्थियों का क्या स्तर है, अगेन सेम बात,
भाई उनका कॉग्निटिव स्तर क्या है, वो उनकी एज क्या है, सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता, ये यहाँ पे बिल्कुल भी सही नहीं है, ये प्रासंगिक नहीं है कि जो अवधारणात्मक, जो कॉन्सेप्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी है और इंटेंसिटी है वो महत्वपूर्ण नहीं है कि कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे आप चूज कर रहे हैं या फिर कॉन्सेप्चुअली उसको कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, मुश्किल चीज ही चूज कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है, नहीं लिखा हुआ था। नहीं वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से करते हैं हम लोग सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 फटाक से देखेंगे। ये कहता है छठी कक्षा के कुछ विद्यार्थी सीखने की अक्षमता से पीड़ित हैं, यानी 6th क्लास के कुछ बच्चे हैं, लर्निंग डिफिकल्टी इनको आ रही है, लर्निंग डिसेबिलिटी एलडी है, कुछ भी हो सकता है, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, आपका मॉर्फिया, कुछ भी हो सकता है। उस कक्षा के शिक्षक होने के नाते आप कक्षा को कैसे समावेशी बनाएंगे? आपको इंक्लूड तो हर बच्चे को करना है, इंक्लूसिव एजुकेशन यही कह रहे हैं ना, सभी के लिए शिक्षा, तो कैसे उसको इंक्लूड करेंगे? 6th क्लास की बात हो रही है। फर्स्ट ऑप्शन है उनका एक विशेष समूह बनाकर, यानी जिन बच्चों को लर्निंग डिफिकल्टी उनके लिए एक अलग से ग्रुप बना देंगे, ये एबिलिटी ग्रुपिंग हो जाएगी और ये आपको नहीं करनी होती है। जब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है हर एक बच्चा, हर तरह का बच्चा एक छत के नीचे सीख सके, ये नहीं उनको अलग थलग कर देंगे, सेग्रीगेट नहीं करना है। अलगाव प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा में इसको स्वीकार नहीं किया जाता, तो अलगाव तो नहीं करेंगे हम कि अलग से इन्हीं का सिर्फ जिनको लर्निंग डिफिकल्टी है उनका अलग से ग्रुप बना दिया। जैसे ईशान अवस्थी था तारे जमीन पर में, तो ऐसे और 4 बच्चों का अलग ग्रुप बना दिया, फिर एक क्लास में पढ़ाने का फायदा क्या हुआ? फिर तो वो इंटीग्रेटेड एकीकृत शिक्षा हो गई, वो समावेशी शिक्षा नहीं कहलाएगी। सेकेंड ऑप्शन क्या है? विषय वस्तु को सामग्री की सहायता से प्रस्तुत करके, यानी जो कंटेंट है उसके मदद से आप बेसिकली जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, चार्ट्स हैं या बाकी चीजें, उनकी सहायता लें। तो बच्चे को अगर मान लीजिए लिखने में दिक्कत है तो वो प्रिंटेड मटेरियल, डिस्ग्राफिया है मान लीजिए, तो उसको देख करके वो हेल्प मिल जाएगी उसको। ये बात सही है, अलग तरीके आपने अपनाए। सी ऑप्शन है उन्हें कक्षा के अन्य सभी विद्यार्थियों के साथ मिलाकर, यानी जो अदर स्टूडेंट्स हैं क्लास के उनके साथ इंक्लूड करके रखेंगे, बात तो सही है। फिर आता है डी ऑप्शन, उन्हें कक्षा की जिम्मेदारियों में शामिल करके। हाँ भाई आपको इंक्लूड करना है हर बच्चे को, तो बी, सी और डी जो है हमें यहाँ सही लग रहा है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस हिसाब से फोर्थ इज द राइट आंसर। बात सही है नहीं? आप लोग अपने आप ही सही जवाब दे रहे हैं वैसे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक अध्यापक शिक्षार्थियों का नाम लिए बगैर उनके वाचन कौशल यानी और उच्चारण में कुछ गलतियों के उदाहरण देकर उनकी गलतियों के बारे में समझ बनाती है। ऐसा वह सप्ताह में एक बार करती है। वह अपने शिक्षार्थियों के वाचन कौशल व उच्चारण को सुधारने के लिए क्या करती है? यानी जब बच्चा पढ़ रहा है तो वो किस तरह से उच्चारण करता है ना, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, या उसमें अगर सुधार करना है तो जो भी गलतियां बच्चे की उच्चारण में हो रही हैं वो हफ्ते में यानी सप्ताह में एक बार टीचर उस पर फीडबैक देती है। तो बताओ फिर क्या जवाब होगा इसका? क्या कर रही है टीचर? त्रुटि विश्लेषण कर रही है कि गलती ये है, गलतियों के बारे में समझ, उदाहरण देखिए, गलतियों के बारे में समझ बनाती हैं। ऐसा वह सप्ताह में एक बार करती हैं। वह अपने शिक्षार्थियों के वाचन कौशल व उच्चारण को सुधारने के लिए क्या कर रही हैं? क्या सुधारना है? अच्छा, त्रुटि वो बता रही हैं, त्रुटियों गलतियों के बारे में बात कर रही हैं, वो एरर्स के बारे में बात कर रही हैं, लेकिन पूछा क्या है? वाचन कौशल व उच्चारण को सुधारने के लिए क्या कर रही हैं? फीडबैक दे रही हैं। ठीक है ना? त्रुटि विश्लेषण एक नजर में ऐसा लग सकता है कि ये इसका जवाब है, नहीं। त्रुटि विश्लेषण शामिल है प्रतिपुष्टि में, और मैं बहुत बार कहती हूं कि वो ऑप्शन बेस्ट है जो बाकियों से बेस्ट हो। बाकी के 3 ऑप्शन से या तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो उसको चूज कर लो, या फिर वो ऑप्शन बेस्ट है जो बाकी को अपने अंदर समाहित कर ले। तो त्रुटि विश्लेषण ऑलरेडी ही फीडबैक में यहां शामिल हो चुका है। ठीक, उदाहरणों के माध्यम से उच्चारण का शिक्षण, उदाहरणों के माध्यम से नहीं, यहां पे त्रुटि का भी विश्लेषण कर रही है, फीडबैक दे रही है हफ्ते में एक बार। ठीक, संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन स्किल, इसकी बात नहीं हो रही है। पूछा जा रहा है कि क्या कहलाएगा, तो ये प्रतिपुष्टि या फीडबैक देना कहलाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। लेखन की प्रक्रिया उपागम में क्या क्रम सम्मिलित है? यानी एक है आपका प्रक्रिया उपागम, दूसरा प्रोडक्ट कहते हैं उत्पाद उपागम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो हिंदी में। ठीक, प्रोडक्ट और प्रोसेस राइटिंग हिंदी इंग्लिश दोनों पेडागोजी में आता है। ठीक, बहुत बड़े रागनी। चलिए, तो यहां पे पूछा है प्रक्रिया उपागम, यानी लिखना सीखना है लिख करके। ठीक है, लर्निंग टू राइट बाय राइटिंग इटसेल्फ। लेखन की प्रक्रिया उपागम में क्या क्रम सम्मिलित है? यानी प्रोसेस राइटिंग। अब इसमें पहले मंथन होगा क्योंकि प्रोसेस है ना। प्रोडक्ट में क्या होता है, पहले से एक परफॉर्मा है ना, और भाई यहाँ पे जो है एक लेटर मान लीजिए आप लिख रहे हैं, तो यहाँ सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ इसके इतने नंबर मिलेंगे, फिर लास्ट में थैंक यू लिख देंगे। वो एक प्रोडक्ट राइटिंग का पार्ट हो गया कि पहले से जो है एक सेटअप तैयार है आपका, स्टेप बाय स्टेप चीजें वहां गिवन है। ठीक, प्रोसेस राइटिंग में थोड़ा सा प्रोसेस के साथ बहने वाली बात है यहाँ पे, यानी आप प्रक्रिया में फ्लो में होते हैं, समझते हैं क्या कहानी है। अब आप अपनी तरफ से कोशिश करें दिखाना कितने % लोग जवाब दे रहे हैं कौन सा।
24%। सेकेंड ऑप्शन ना, बहुत बढ़िया। तो अगर हम देखें 74% लोग सेकेंड ऑप्शन दे रहे हैं, जो कि सही भी है एकदम। अब इसको समझते हैं। अगर हम देखें, मानस मंथन किया जाता है पहले, जिसको आप एक तरह से कह सकते हो कि ब्रेनस्टॉर्मिंग इंग्लिश में, मस्तिष्क उद्वेलन। बैठ के बच्चे ग्रुप में मंथन कर रहे हैं कि अच्छा क्या लिखेंगे, किस बारे में लिखेंगे, क्या टॉपिक्स होंगे, सब अपने अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है बात। फिर आता है प्रारूपण, यानी अब आप एक ड्राफ्ट टाइप बनाते हैं कि ये प्रोसेस है, ऐसे ऐसे लिखा जाएगा। तो ये फर्स्ट हुआ। फिर सेकंड, देन आप आते हैं दोहराना, यानी अगर रिवीजन उसमें कुछ करना है, एडिटिंग कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो आप करते हैं। फिर आप प्रिंट के लिए भेजेंगे, प्रूफ रीड करके संपादन में आ जाएगी वो प्रोसेस। ठीक, तो सेकेंड ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। इंग्लिश पेडागोजी भी कराऊंगी यार, टेंशन ना लो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है भाई, एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना, यानी ट्रांसलैंग्वेज कह देते हैं इसको, ट्रांसलिंगुअलिज्म भी कहते हैं, के बारे में क्या सही नहीं है, नॉट राइट पूछा है। दूसरी एक भाषा से दूसरी भाषा, यानी कोड स्विचिंग बोलते हैं इसको, और ट्रांसलिंगुअलिज्म या ट्रांसलैंग्वेज बोल देते हैं। तो इसमें कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग आपको याद होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछा जाता है। फटाफट से बताएंगे, मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे, है ना। तो एक भाषा से दूसरी भाषा में जाने के बारे में क्या सही नहीं है, पहले आप जवाब दीजिए, फिर हम इस पे आएंगे। ठीक है ना। नहीं, बैच में हुई थी, आज दोनों क्लासेस हुई थी भाई। तो भाषाओं के बीच अनुवाद यानी ट्रांसलेशन, एक ही, ये तो सही है भाई, अनुवाद होता है तभी तो ट्रांसलिंगुअलिज्म कह रहे हैं। एक भाषा से दूसरी भाषा में कई बार दूसरी भाषा के शब्दों को मिक्स करना होता है। एक ही बोली जाने वाली या लिखित अभिव्यक्ति में विभिन्न भाषाओं के शब्दों का मिश्रण, हाँ ठीक है। यह बहुभाषावाद को समुन्नत करता है, यानी बढ़ावा देता है, हाँ भाई ठीक है, क्योंकि मल्टीपल लैंग्वेज यूज हो रही है। यह विद्यार्थियों को एक भाषा के प्रयोग तक सीमित करता है, ये कहना एकदम गलत होगा, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था, नहीं है वो पूछा था जो सही ना हो। ठीक है जी, डी क्लियर है। बात हो रही है एक ही बोली जाने वाली है लिखित अभिव्यक्ति में विभिन्न भाषाओं के शब्दों का मिश्रण, है ना। तो इसमें कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग की बात हो रही है। अगर हम देखें तो कोड स्विचिंग की बात हो रही है। कोड स्विचिंग क्या है, ये ट्रांसलिंगुअलिज्म में, यानी आप एक भाषा से दूसरी भाषा में जा रहे हैं, उसमें एक तो है कोड स्विचिंग, है ना, ये बहुत पूछा जा रहा है अभी हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और दूसरा है कोड मिक्सिंग। क्या है दूसरा? कोड मिक्सिंग। बात सही है या नहीं है? कोड मिक्सिंग। ठीक है। अगर हम देखें यहां तो कोड स्विचिंग में, मान लीजिए आप इंग्लिश में बात कर रहे थे, हिंदी में चले गए, ठीक है, स्विच कर लिया। कोड मिक्सिंग में आपने हिंदी में कुछ शब्द मिक्स कर लिए, जैसे मैंने अभी मिक्स बोला तो ये हिंदी भाषा में मैंने मिक्स कर लिए, तो दो भाषाओं के शब्द मिक्स हो रहे हैं वहां पे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या कहता है नेक्स्ट पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या पूछा है। आपसे मोटिवेशन मिलता है, अच्छा जी धन्यवाद, मेहनत भी कीजिए, सिर्फ मोटिवेशन गाड़ी नहीं खींचेगा, दोनों ही चीजें चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, वह प्रश्न जो शिक्षार्थियों को पठन सामग्री को पढ़ने जैसे दिए गए निवेश से आगे जाने के लिए समर्थ बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बताइए, किस तरह के प्रश्न जो शिक्षार्थियों को पठन सामग्री को पढ़ने जैसे दिए गए निवेश से आगे जाने के लिए समर्थ बनाते हैं, जो पढ़ने के लिए दिया गया है उसके आगे वो कुछ सोच पाए, उन्हें क्या कहेंगे? निष्कर्ष निकालने से संबंधित प्रश्न, यानी कंक्लूजन ड्रॉ करने की बात हो रही है। सेकंड है संकलनात्मक प्रश्न, दूसरे के स्थान पर स्वयं को रखने से जुड़े प्रश्न, या रचनात्मक लेखन प्रश्न। पूछा जा रहा है पठन सामग्री को पढ़ने जैसे दिए गए निवेश से आगे जाने के लिए समर्थ बना रहे हैं, यानी जो लिखा हुआ है उसके परे बच्चा सोच पाए। तो सबसे बेस्ट यहां पे होगा कि दूसरे के स्थान पर स्वयं को रखने से जुड़े हुए प्रश्न, एक्स्ट्रापोलेटिव भी कहते हैं इनको कई बार, कि चिंतन आपका जो है वो जागरूक होगा, है ना। रचनात्मकता अपने आप निकल करके आएगी, उसके आगे जा रहे हैं आप। सिर्फ कुछ नए करने की बात होती तो हम रचनात्मकता के साथ चले जाते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर, देखिएगा एक बार क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10। 10वां प्रश्न कह रहा है एक पाठक अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करके अर्थगत और वाक्यात्मक संकेत बनाती है और फिर अन्य विशिष्ट जानकारी पर जाती है। यहां कौन सा मॉडल अपनाया गया? ध्यान से पढ़िएगा, एक क्वेश्चन इस पे आता ही है, टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच है, इन दोनों में से कोई एक है, आपको पहचानना है। एक पाठक यानी एक रीडर है, अपने पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज जो उनको पता है, का उपयोग करके अर्थगत और वाक्यात्मक संकेत बनाती है और फिर अन्य विशिष्ट जानकारी पर जाती है। यानी अर्थ समझ रही है, पहले मीनिंग क्या होगा, सार क्या होगा, कहना क्या चाह रहा है कवि, जो भी वो पढ़ रही है उसमें अर्थ निकालने की कोशिश कर रही है, वाक्यात्मक संकेत पे जा रही है, फिर सेंटेंस पे जा रही हैं, और बाद में अन्य विशिष्ट जानकारी जैसे वर्ड मीनिंग हो गया, है ना, या आपका जो मतलब
ऊपर से नीचे की ओर, यानी सबसे ऊपर क्या है, अर्थ का निकालना या समरी को पकड़ना, फिर जाके सेंटेंस स्ट्रक्चर पकड़ रहे हैं, फिर उस सेंटेंस में भी वर्ड्स शब्दों पे आ जाएंगे, है ना, फिर शब्दों से भी हम फिर अक्षर पे भी जा सकते हैं। तो अन्य विशिष्ट जानकारी यानी टॉप टू डाउन, टॉप क्या है, समरी समझना, अर्थ समझना, ओवरऑल अर्थ समझना कि किसी कविता का, किसी गीत का क्या मतलब है, और फिर उससे आप आ रहे हैं सेंटेंस पे या पैराग्राफ पे, फिर आप आ रहे हैं वर्ड मीनिंग पे। तो टॉप टू डाउन, डाउन टू टॉप क्या होता, सॉरी हाँ, डाउन टू टॉप जिसको हम कहते हैं बॉटम अप, या बॉटम टू टॉप क्या होता कि पहले विशिष्ट अर्थ जानने की कोशिश है, शब्द अर्थ मान लीजिए, फिर वाक्य की कैसे संरचना होगी, फिर पैराग्राफ कैसे बनेगा, फिर ओवरऑल मीनिंग क्या होगा, तो वो बॉटम अप हो जाता है। यहाँ पे टॉप डाउन इज द राइट आंसर, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, तो टॉप डाउन और बॉटम अप पे एक क्वेश्चन आता ही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, देखो सीधा कविता के अर्थ की बात हो रही है और बाद में विशिष्ट जानकारी पे आ रहे हैं, तो टॉप डाउन, और पहले अर्थ या शब्दार्थ की बात हो रही है, फिर आपकी वाक्य संरचना, फिर आपका जो है पैराग्राफ, फिर जाकर के पूरी कविता, तो वो बॉटम अप है। ठीक, एडमिट कार्ड आ जाएगा 10 दिन पहले, आई थिंक आ जाता है 10-15 दिन पहले, नहीं हफ्ता भर पहले आता है, आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है हफ्ता भर पहले आ जाता है, और 1-2 दिन पहले आपका फाइनल एडमिट कार्ड आता है, प्री एडमिट कार्ड आएगा हफ्ता 10 दिन पहले आ जाता है। देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है अध्यापक को काव्य शिक्षण बहुत सावधानी से करना चाहिए। ठीक है, बताइए, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनना है। शिक्षक को सही, जब वो कविता या कविता का वाचन कर रही हैं अगर अध्यापिका या अध्यापक, तो काव्य शिक्षण को बहुत सावधानी से करना चाहिए। निम्नलिखित में से आपको चूज करना है कौन सी बात सही है। 4 स्टेटमेंट हैं। शिक्षक को सही लय के साथ ऊंचे स्वर में पढ़ना चाहिए, यानी लय ताल जरूरी अगर कोई कविता का पाठन है या फिर काव्य का पठन है। कठिन शब्दों के लिए एक एक शब्द का अर्थ बताना चाहिए। अब जब आप काव्य का पठन कर रहे होते हैं या पढ़ा रहे होते हैं कुछ ऐसा कविता से संबंधित कुछ, तो वहां पे एक एक शब्द का अर्थ बताना जरूरी नहीं होता। ठीक, शिक्षक के स्वर तथा मुख पर भाव स्पष्ट होने चाहिए। हाँ, है ना, वो मछली वाली भी अगर कविता सुनाई जा रही है तो भाव नहीं होंगे तो फील ही नहीं होगा कि, है ना, कि एक मछली थी, फिर वो दुख ही आपको, अभी वो कौन सा चल रहा था, एक मछली पानी में गई, वो भी तो मजाक ही चल रहा था। तो भाव जरूरी है यहाँ पे। शिक्षक को विद्यार्थियों की समझ के लिए प्रश्न पूछने चाहिए। हाँ, बच्चे को समझ बनी कि नहीं बनी तो वो पूछना चाहिए प्रश्न, है ना। चांद को लेके कविता होती थी, तो जितनी भी कविताएं हैं वहां पे लय और ताल तो सबसे ज्यादा जरूरी है जब भी काव्य की बात आ रही है। और दूसरा, ये जो भाव हैं वो स्पष्ट होने चाहिए। उतार चढ़ाव जो है, इंटोनेशन जिसको हम कह रहे हैं, वो होना चाहिए। शिक्षक को विद्यार्थियों की समझ के लिए प्रश्न पूछने चाहिए, लेकिन एक एक शब्द का अर्थ बताना चाहिए, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है यहाँ पे। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, वैसे भी चारों का ऑप्शन हमारे पास है भी नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ हम यहाँ चले गए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 12, देखना क्या कहना चाह रहा है कवि। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा नहीं है। यानी 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति जिसको हम कह दे रहे हैं, उसमें कौन सी एक बात निहित नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है। पहला ऑप्शन है, पहली कक्षा से माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा, यानी फर्स्ट क्लास से ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश को कर दीजिए। या फिर सेकंड ऑप्शन, माध्यमिक स्तर पर विदेशी भाषा का अध्ययन, यानी जो मिडिल स्टेज है वहां पे आप फॉरेन लैंग्वेज पढ़ा सकते हैं। माध्यमिक स्तर पर शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज का भी अध्ययन। हाँ, ये दोनों ही बातें सही है, संस्कृत की भी बात हो रही है, फॉरेन लैंग्वेज की भी बात हो रही है। बुनियादी संस्कृत शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज में आ जाएगी। बुनियादी वर्षों के दौरान माध्यम के रूप में मातृभाषा, हाँ जो फाउंडेशनल स्टेज है ना, शुरुआत के जो 5 साल हैं, 3 से आपके 8 वर्ष तक के, वहां पे जो माध्यम है वो आपका मातृभाषा मदर टंग ही होनी चाहिए। ना कि ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि पहली कक्षा से माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा, 5वीं कक्षा तक मातृभाषा ही आपका माध्यम होनी चाहिए सिखाने का। मदर टंग में ही आप पढ़ाइए, बच्चे के घर में जो भाषा बोली जाती है उसी में आप उसको शिक्षा दीजिए प्राइमरी क्लास पे। बुनियादी चरण जो है आपका वो 5 साल का है, FPMS यानी फाउंडेशनल प्रेपरेटरी, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। फाउंडेशनल जिसको हम बुनियादी कह रहे हैं, 3 साल से 8 वर्ष तक का बच्चा जो है आपका, जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN मिशन जो है यहीं पे है, निपुण भारत और इन सब की जो बात होती है कि हम बेसिक लिखना पढ़ना और अर्थमेटिक की स्किल्स, बेसिक कैलकुलेशन बच्चा सीख जाए, ये 3 चीजें यहाँ पे 3R की भी बात होती है बुनियादी चरण पे ही। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। यानी जो वो बोल रहे हैं, स्पोकन लैंग्वेज की बात हो रही है, उसका आकलन लगातार होता रहे, उसके लिए बेस्ट तरीका शब्द पढ़वाना, उनसे प्रश्नों के उत्तर पूछना। थर्ड है, विभिन्न संदर्भों में बातचीत या फिर सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। देखिए, बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव या सक्रिय कहाँ है? बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है विभिन्न संदर्भों में बातचीत। जब आप उसको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, है ना, वो मम्मी पापा के साथ बात कर रहा है तब, आप उसको दोस्तों से बात कर रहा है तब, टीचर से बात कर रहा है तब,
तो अलग अलग संदर्भ में कोई नाटक की या कोई कविता का पठन करना है, मान लीजिए वाचन करना है वहां जो सुबह असेंबली होती है स्कूल में, प्रार्थना में, तो ये अलग अलग संदर्भों में कैसे वो भाषा का प्रयोग कर रहा है, जब आप इसको देखेंगे तो सबसे बेहतर तरीका है सतत आकलन हो जाएगा। अलग अलग स्थितियों में आप बच्चे का आकलन कर रहे हैं। बाकी सब में तो रिपीटिशन या रटवाने वाली बात है, यहाँ उसकी जो अभिव्यक्ति है प्राकृतिक या स्वाभाविक वो निकल के आएगी, नेचुरल एक्सप्रेशन आएगा बच्चे का, जो कि भाषा में महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः यानी जो हमारी क्लासरूम्स हैं उसके अंदर विभिन्न पृष्ठभूमि वाले अलग अलग भाषाएं बोलने वाले बच्चे होंगे, अलग अलग परिवारों से आने वाले बच्चे होंगे, बात सही है। उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है, उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। भाई सब बच्चे दूसरे की मातृभाषा क्यों सीखेंगे, थोड़े बहुत शब्द सीख लिए, लेकिन ये कोई रूल थोड़ी है कि जो विभिन्न शिक्षार्थी हैं वो सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है, अनिवार्य नहीं है। वो अपने दोस्तों से, मान लीजिए किसी के घर में हिंदी बोली जाती है, उसके दोस्त के घर में पंजाबी बोली जाती है, 4 शब्द सीख लिए, बात अलग है, अनिवार्य नहीं है कि वो दूसरे की मातृभाषा सीखेगा। मातृभाषा में तो अपनी ही पढ़ाई होनी है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। ऐसा भी कहना गलत है कि पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द, अगर 5 भाषाएं बोली जा रही तो 5 के शब्द होंगे, बिल्कुल जरूरी नहीं है। उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है, नहीं ऐसा भी जरूरी नहीं है कि सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक को होगी ही होगी। हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, तो ये जानना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान दिया जाए, ये महत्वपूर्ण है। शिक्षक के द्वारा भी, शिक्षक को नहीं भी आती भाषा तो सीखेगा, जरूरी नहीं कि पहले से आती होगी सारी भाषाएं शिक्षक को, तो 4th ऑप्शन इसलिए सही नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15, फटाफट से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब अधिक संलग्न होते हैं जब, बुनियादी चरण क्या है, 3 से 8 वर्ष, 3 से 8 वर्ष फाउंडेशनल स्टेज है, प्लेवे से लेके कक्षा 1 और 2 इसी में आ जाता है, ठीक है। तो अधिक संलग्न कब ज्यादा इन्वॉल्व होंगे ये वाले बच्चे, छोटे बच्चे हैं, कौन सी स्टेज है, अर्ली चाइल्डहुड टाइप की स्टेज है ना। तो अगर हम देखें, हालांकि इसमें 6 वर्ष तक की होती है अर्ली चाइल्डहुड, तो और फिर आपकी लेटर चाइल्डहुड स्कूल एज शुरू हो जाएगी, तो छोटे हैं बच्चे कंपैरेटिवली, वे अपनी कॉपी में अक्षरों की बार बार ट्रेसिंग करते हैं, तो ये तो रिपीटेशन हो गया, इसको कहेंगे रटना, बार बार सेम चीज रिपीट हो रही है। मुख्य केंद्र सिर्फ सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों के विकास पर होना चाहिए, यानी फाइन मोटर स्किल्स ही डेवलप हो, सिर्फ इसी पे फोकस हो, नहीं भाई ग्रॉस भी होनी चाहिए, ठीक। वे अध्यापक के पीछे पीछे शिशु गीत गाते हैं तो रिपीट कर रहे हैं। बात हो रही सबसे ज्यादा इन्वॉल्व कब होंगे, वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। छोटे बच्चे हैं तो जितने ज्यादा सेंसेस उनके इन्वॉल्व होंगे उतना बेहतर है। प्याजे भी अपनी थ्योरी में कहते ही हैं, लेकिन ये उनकी सेंसरी मोटर स्टेज से कहीं ऊपर की बात है ना। लेकिन बच्चे के जितने ज्यादा सेंसेस, क्योंकि वो भी आ गया ना 3 वर्ष से लेकर के, जितने ज्यादा सेंसेस उसके इन्वॉल्व होंगे, जितना वो फिजिकली एक्टिव रहेगा उतना बेहतर सीखेगा। आप देखते हैं छोटी क्लासेस में कविता भी हाथों से, पूरे जेस्चर्स के साथ, हाव भाव के साथ गाई जाती है ना। हर एक चीज का हम, अगर हम आलू कह रहे हैं, बहुत मोटा आलू था, तो करके दिखाते हैं वो चीज हम। तो एक तो सेंसेस का जितने ज्यादा इन्वॉल्व इंद्रियां होंगी बच्चे की, सुनना, देखना, टच, फील, ये सब जितना ज्यादा इन्वॉल्व होगा उतना बेहतर अधिगम होगा, यानी लर्निंग होगी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट राइट पूछा है। बच्चों द्वारा शिशु गीत, गीत अलापना किसके तरीके हैं, यानी वो जो शिशु गीत होते हैं नन्ना मुन्ना राही हूं टाइप के, ठीक, ये जो गीत वो अलाप रहे हैं वो किसका तरीका है, ये पूछा है आपसे, फटाफट से बताओ, जल्दी बताओ। उच्चारण का अभ्यास कराने का, अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों की लय के लिए, शब्दावली को समृद्ध करने के, या शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने के। नहीं है, नॉट पूछा है, गलत क्या है वो पूछा है, फटाफट से आप लोग बताएंगे, तब जाकर के हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है आदित्य, धन्यवाद। आ जाओ इधर, अब समझो बात को। शब्दावली को समृद्ध करने के, हाँ भाई शब्दावली समृद्ध होती है किस चीज से, शिशु गीत से। अब वो अलग अलग जब गीत गाते हैं तो उनकी वोकैबुलरी बेहतर होगी। अभिव्यक्ति का संवर्धन, लय ताल ये बेहतर सीखेंगे, उच्चारण भी बेहतर होगा। लेकिन शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करना, रट्टे लगाना शब्दों के और कैसे सेंटेंस बनता है, वो सही नहीं है। और जो सही नहीं है वही सही है, क्योंकि पूछा ही सही नहीं है या गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा और पढ़िए कि क्या जवाब सही होना चाहिए। एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। इस कार्य का उद्देश्य क्या है? देखिए यही टॉपिक्स हैं जो फिक्स्ड हैं, टॉपिक नए नहीं बन रहे हैं, सिलेबस नहीं चेंज हो रहा है, तो क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली समझ लेना है। रिपीट भी होते हैं और टॉपिक तो सेम रहना ही है, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज होती है तो, ठीक है ना। तो एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठी, जो सहपाठी मतलब पीयर ग्रुप, क्लासमेट्स,
जो उसके साथ पढ़ रहे हैं बच्चे के। तो अपने सहपाठी या पीयर्स की जब हम बात कर रहे हैं, अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली करने के लिए कहा कि बच्चा है सुमित और दूसरी बच्ची है सुनीता, तो सुनीता और सुनीता अपनी नोटबुक सुमित को दे और सुमित अपनी नोटबुक सुनीता को दे और दोनों चेक करें कि किसकी क्या गलती है। इस कार्य का उद्देश्य क्या है? सुमित और सुनीता अच्छे से जान पाएंगे एक दूसरे को? जी नहीं, ये इसका उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। आप अपना खराब दिमाग, गलत दिशा में चलने वाला दिमाग ना लगाएं यहाँ पे, है ना। मजाक में कह रही हूँ, वैसे नहीं कह रही हूँ, आपका दिमाग बहुत अच्छा है। संरचनाओं का नियंत्रित अभ्यास करवाना, कि हम बस संरचनाओं को प्रैक्टिस करा रहे हैं यानी स्ट्रक्चर को, उसकी तो यहाँ कोई बात ही नहीं हो रही। सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना, यानी वो जो पीयर ग्रुप है या क्लासमेट है उसका काम कैसा है, इसकी जांच का कौशल विकसित करेगा, स्किल विकसित करेगा। विस्तृत पठन का अभ्यास करवाना, विस्तृत पठन थोड़ी है कि वो उसको कोई पढ़ने के लिए थोड़ी सामग्री दी गई है। नई शब्दावली के प्रयोग का अभ्यास कराना, ऐसा भी कुछ नहीं है कि उसकी कॉपी में कुछ और लिखा है और आपकी में कुछ अलग है और कुछ अलग ही पता लग जाएगा, वो तो अपनी कॉपी से भी कर लेता या अपनी नोटबुक से भी कर लेता। सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना, यानी जो पीयर ग्रुप है, जो क्लासमेट है, वो उसका काम को असेस करने की क्षमता, जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कह रही है, नई शिक्षा नीति भी कह रही है कि 360 डिग्री आकलन कराइए आप, है ना। प्रोग्रेस कार्ड चाहिए होलिस्टिक हमको, यानी सर्वांगीण, हर एक पहलू में जांच करानी है। तो 360 डिग्री आकलन या असेसमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें 3 प्रकार का आकलन जो है वो सम्मिलित है। एक तो आपका टीचर आपका आकलन करे, यानी शिक्षक के द्वारा आकलन, टीचर असेसमेंट है ना, टीचर आकलन करे। पीयर ग्रुप, आपके साथी समूह आपका आकलन करें, आपकी नोटबुक आप अपने साथी समूह का, और बच्चे एक दूसरे की नोटबुक्स को अदला बदली करके और आकलन करें। फिर आता है आपका स्वयं आकलन, सेल्फ असेसमेंट, आप खुद को कितने नंबर दे रहे हैं किसी काम के लिए। तो ये 360 डिग्री असेसमेंट के अंदर ये 3 पहलू आते हैं। बात सही है नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 ये क्या कहता है भाई, फटाफट से समझते हैं। भाषा शिक्षण में संवादात्मक पद्धति, कम्युनिकेटिव अप्रोच की बात हो रही है, इसका उद्देश्य क्या है? संवादात्मक पद्धति यानी कम्युनिकेटिव अप्रोच का उद्देश्य क्या है? फटाफट से बताओ, करा देंगे, डोंट वरी, लैंग्वेज पेडागोजी। एग्जैक्टली मैम। चलिए विकास, अब आगे की बात बताइए फटाफट से। कम्युनिकेटिव अप्रोच का उद्देश्य क्या है? यानी भाषा शिक्षण में संवादात्मक पद्धति, यानी कम्युनिकेशन के माध्यम से भाषा को सिखाना, व्याकरण सिखाना नहीं, नियम थोड़ी, कम्युनिकेशन। भाषा नॉर्मल नेचुरल सेटिंग में स्वाभाविक रूप से जब बच्चे भाषा को कम्युनिकेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं बेसिकली, तो छात्रों की बातचीत करने की क्षमता का विकास कराना कम्युनिकेटिव है। हाँ लगता तो है। निबंध लेखन, अगेन ये निबंध लेखन की बात हो गई, कम्युनिकेशन की बात हो रही है, यहाँ पे संवादात्मक पद्धति की बात हो रही है। शब्दकोश का उपयोग सिखाना, अब के मतलब वो जो आपकी डिक्शनरी है उसका कैसे प्रयोग करेंगे, नहीं, छात्रों की बातचीत करने की क्षमता का विकास करना, कि बच्चे की जो बोलने की, बातचीत करने की, कम्युनिकेट करने की, अपनी बात को कहने की, दूसरे की बात को सुनने की जो क्षमता है वो बेहतर होगी। संवादात्मक पद्धति से कम्युनिकेट करके जब आप भाषा सीखते हैं तो ये दोनों चीजें बेहतर होंगी। सिंपल। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, और ये बहुत ही स्वाभाविक तरीका है भाषा को सीखने का, नेचुरल तरीका है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। हिंदी पढ़ाते समय प्राथमिक कक्षाओं में कविता पाठन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? यानी आप पोइट्री या एक कविता है उसको रिसाइट करा रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बताइए। कविता की व्याकरणिक संरचना सिखाना, कविता का भावात्मक अनुभव कराना, कविता को रटकर याद कराना, कविता के कठिन शब्दों को समझाना। देखिए इन सब के लिए कविता को पढ़ाना जरूरी नहीं है, ये आप पद्य की जगह गद्य भी अगर पढ़ा देते, है ना, कविता की जगह नॉर्मल कोई और पाठ होता उससे भी ये सब काम हो जाते, व्याकरणिक संरचना एंड ऑल। बट कविता का भावात्मक अनुभव करना, बच्चे जो है महसूस कर सकें, कविता का जो उद्देश्य है वो ये भी है कि आप महसूस कर सकें, कल्पना कर सकें, कल्पना शक्ति अच्छी हो, एंजॉय करे बच्चा कविता को और इमोशनली उसको कनेक्ट कर पाए उसके साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। बच्चों के लिए साहित्य के चयन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? यानी आप साहित्य का चयन कर रहे हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, उसके लिए लिटरेचर में चूज करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? मनोरंजन, भाषा की कठिनाई, शिक्षण के उद्देश्य क्या है, या चित्र और कथा का मेल? बताइए। इसको हम कहते हैं कि चित्र समृद्ध सामग्री होनी चाहिए, या प्रिंट समृद्ध भी बोल देते हैं। चित्र और कथा का मेल होना चाहिए कि बच्चों के लिए साहित्य के चयन में, तो बच्चे हैं छोटे, हम ये मान के चल रहे हैं, तो मनोरंजन, भाषा की कठिनाई, शिक्षण के उद्देश्य, ये तो हो गई बेकार की बातें यहाँ पे, ठीक। चित्र और कथा का यदि मेल है तो बच्चे जब बुक्स में आपके प्रिंट होते हैं और जो उसमें लिखी हुई चीजें हैं, जो पिक्चर्स हैं, चित्र और कथा का मेल होना चाहिए, तो वो देख करके भी अंदाजा लगा लेते हैं और उनको इंटरेस्टिंग भी लगता है वो चैप्टर जिसमें वो पिक्चर्स देखते हैं,
कुछ कुछ होते हुए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। 21वां सवाल क्या कहता है भाई, बच्चों में भाषा सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया क्या कहलाती है? फटाफट से बताइएगा। भाषा सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया यानी नेचुरल प्रोसेस की बात हो रही है। भाषा विकास कहलाएगी, व्याकरण अधिगम कहलाएगी, मातृभाषा अधिग्रहण या द्विभाषिकता। देखिए, भाषा सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया, नेचुरल प्रोसेस को भाषा अधिग्रहण कहते हैं। जो नेचुरल नहीं थी या जिसमें हम कह रहे हैं कि एफर्ट लगेगा, तो वो भाषा अधिगम थी, जिसमें प्रयास कर रहे थे हम। यहाँ पे नेचुरली हो रही हैं चीजें, मातृभाषा अधिग्रहण या अर्जन कहते हैं। यानी बच्चा जिस एनवायरमेंट में होता है, जो उसकी मातृभाषा है, जो उसके आसपास बोली जाती है, जो उसकी घर की भाषा है, वो उसको अर्जित कर लेता है बिना एफर्ट के, बिना किसी किताब कॉपी के, नेचुरली ही, स्वाभाविक रूप से। तो ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा और बताइएगा क्या कहता है, भाषा अनुभव दृष्टिकोण किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? यानी लैंग्वेज को लेकर के जो एक्सपीरियंस की बात हो रही है वो किस अधिगम, देखो अनुभव, जहां अनुभव की बात आ गई इसका मतलब बच्चा एक्टिव है, एक्सपीरियंस की बात हो रही है। तो व्यवहारवाद एक्सपीरियंस की बात नहीं करता, ये तो रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात करता है, दंड और पुरस्कार की बात करता है। रचनावाद बिल्कुल अनुभव की बात करता है, अर्थ निर्माण की बात करता है, बच्चे को सक्रिय रखने की बात करता है। और पियाजे और वाइगोस्की दोनों क्या हैं? रचनावादी ही हैं, है ना। तो बच्चे को एक्टिव रख के सिखाने की ही बात करेंगे। संरचनावाद तो स्ट्रक्चरलिज्म हो जाता है विलियम वुंट के समय का, ये जो है बिल्कुल भी अनुभववाद और उस सब पे नहीं। मानवतावाद अलग कहानी गाता है कि व्यक्ति की फ्री विल होती है एंड ऑल, वो यहाँ पे काम की नहीं है। तो सेकेंड ऑप्शन ही बचता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। भाषा अधिगम के संबंध में सही कथन का चयन करना है आपको। तो लैंग्वेज लर्निंग की बात हो रही है, अधिग्रहण की बात नहीं हो रही है, अधिगम की बात हो रही है, जो एफर्ट के साथ सीखा जाता है। भाषा अधिगम के लिए औपचारिक व्याकरण शिक्षण आवश्यक होता है कि औपचारिक रूप से आप व्याकरण पढ़ाएं, नहीं, आपको संदर्भ में व्याकरण पढ़ाना होता है। औपचारिक तरीका बहुत अच्छा नहीं है कि व्याकरण के अलग से नियम रटवा दो आप, तो इसको हम बहुत अच्छा नहीं मानते। ठीक, बच्चे अपनी भाषा सामाजिक वातावरण से स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, ये बात भी सही है, लेकिन अधिगम की बात हो रही है। भाषा अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं होती, ये बनाई भी जा सकती है, ऐसा नहीं है। भाषा अधिगम केवल औपचारिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से होता है, ये कहना गलत होगा। तो भाषा अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं होती, ये भी कहना उतना सही नहीं है कि इसको सूबो पाली, जो सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ये स्वाभाविक क्रम में ही चल रही है। बच्चे अपनी भाषा सामाजिक वातावरण से स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, ये बात कहना पूरी तरह से गलत नहीं होगा मेरे ख्याल में। बाकी आप बताएंगे, कितने लोग दे रहे हैं बी ऑप्शन? हाँ ठीक है, तो मतलब आप लोग सही दे ही रहे हैं ऑलरेडी। तो भाषा अधिगम के संबंध में सही कथन का चयन करना है। तो बच्चे अपनी भाषा सामाजिक वातावरण से स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, ये बात कहना गलत नहीं होगा। और स्वाभाविक रूप से जब वो पढ़ने लिखने भी जा रहे हैं तो वो सूबो पाली, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ये भी तो स्वाभाविक ही है ना, क्रम है ना। तो ये कहना गलत होगा कि स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। अधिगम भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया ही है। वो उस तरह से पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि वहां पे कोई और ऑप्शन हमारे पास बचता नहीं था और हमको बेस्ट ऑप्शन ही चूज करना होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। हिंदी भाषा शिक्षण में समृद्ध वातावरण से आप क्या समझते हैं? यानी कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट, बेहतर एनवायरमेंट, जो बच्चों को बेहतरी के लिए, आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करे। व्याकरण की अच्छी पुस्तकें, व्याकरण महत्वपूर्ण नहीं है, संदर्भ में व्याकरण महत्वपूर्ण है। केवल परीक्षा का वातावरण, ये भी गलत है। जहां बच्चा सक्रिय है, एक्टिव है, वो बेस्ट है। बच्चों को हिंदी में सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के अवसर देना, ये बात सही है। चारों ही कौशल सीखने के मौके नेचुरली मिल रहे हैं, स्वाभाविक रूप से। सिर्फ अभ्यास या परीक्षा या सिर्फ व्याकरण की बात नहीं हो रही। तो समृद्ध वातावरण वो है जहां सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने, चारों कौशलों को इस्तेमाल करने के मौके आपको मिले। तो थर्ड ऑप्शन ही बेस्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है भाई? 25 ही था ये, ओके, नहीं, ये है 24 था। बच्चों की हिंदी पढ़ने की क्षमता में सुधार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा तरीका है? बताइएगा फटाफट से अधिक व्याकरण का अभ्यास कराना, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है कि बार बार सेम चीज कराते रहो। उन्हें कहानियां पढ़ने के लिए प्रेरित करना, चलो थोड़ा बेहतर है। शब्दावली की सूची रटवाना, केवल पाठ्य पुस्तक से पढ़ाना नहीं भाई, बाकी जो शिक्षण अधिगम सामग्री है उसका भी प्रयोग करो। तो उन्हें कहानियां पढ़ने के लिए प्रेरित करना। तो बच्चा जब कहानी पढ़ता है तो वो सिर्फ पढ़ता नहीं है, वो पढ़ना भी सीख रहा है, वो कल्पना भी सीख रहा है, वो स्वाभाविक रूप से उस दुनिया में जाना भी सीख रहा है। तो कहानियां पढ़ना सीखना जो है नेचुरल है। यहाँ पे पढ़ने की क्षमता अपने आप सुधर जाएगी क्योंकि इंटरेस्ट आता है, उसमें चित्र भी होते हैं कहानी में साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। बच्चों के लिए हिंदी में शब्दावली विकसित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? यानी बात हो रही है वोकैबुलरी बिल्ड करने की हिंदी में, तो कौन सा तरीका बेस्ट है? उन्हें शब्दकोश का प्रयोग करना सिखाना, यानी डिक्शनरी का प्रयोग सिखा दो, व्याकरणिक नियमों का अध्ययन करा दो, विभिन्न संदर्भों में नए शब्दों का प्रयोग, या केवल रटने पर जोर। ये तीनों ही नेगेटिव बातें थी। जो बेस्ट है वो है विभिन्न संदर्भों में नए शब्दों का प्रयोग। ये जो संदर्भ शब्द है इसको तो दिमाग में आप बैठा लीजिए कि संदर्भ में सिखाना, यानी बच्चे के
कॉन्टेक्स्ट उसकी लाइफ से जोड़ के सिखाओ, चाहे व्याकरण हो चाहे वोकैबुलरी हो। जब वो बातचीत में सीखता है, कहानी पढ़ते हुए वोकैबुलरी या शब्दावली उसकी बेहतर होती है, वो हमेशा के लिए पक्की हो जाती है, अलग से नहीं रटवानी है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा और बताइएगा क्या है। हिंदी शिक्षण में समेकित दृष्टिकोण यानी इंटीग्रेटेड अप्रोच का क्या अर्थ है, बताइए। पहला ऑप्शन है व्याकरण और रचनात्मक लेखन को अलग अलग सिखाना, यानी जब क्रिएटिव राइटिंग हो रही है व्याकरण के नियम है वो अलग अलग सिखाए जा रहे हैं। नहीं भाई, आप संदर्भ में व्याकरण सिखा सकते हैं, कोई चैप्टर पढ़ाते हुए, नॉर्मल लिखाते हुए, तो ये तो कहना गलत होगा। हिंदी को अन्य विषयों से अलग रखना, ये भी गलत है। इंटीग्रेटेड का मतलब ये साथ में जोड़ दिया है आपने विषयों को, कौशलों को, है ना। फिर आता है नेक्स्ट, सभी 4 भाषा कौशलों सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सूबो पाली जिसको मैं बोलती हूँ, ये जो भाषा के 4 कौशल हैं, जिसमें जो सुनना और पढ़ना है इनको हम ग्रम्यात्मक कौशल कहते हैं, रिसेप्टिव स्किल, और बोलने और लिखने को हम आपका प्रोडक्टिव स्किल्स कहते हैं, उत्पादनात्मक कौशल, या जिसमें आप अभिव्यक्तात्मक कौशल भी कहते हैं, क्योंकि आप बोलने और लिखने में अभिव्यक्त कर रहे हैं खुद को, ठीक। और ग्रहण कर रहे हैं, ग्रम्यात्मक है सुनने और पढ़ने में। सूबो पाली, ठीक, को एक साथ विकसित करना, यानी सभी 4 भाषा कौशलों को एक साथ आप विकसित कर रहे हैं इंटीग्रेट करके, ये बेस्ट तरीका होता है। अगर क्रम पूछ ले आपसे तो सूबो पाली यही क्रम होता है, लेकिन और वो मनोवैज्ञानिक तरीका है। लेकिन अगर इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात कर रहे हैं तो ये चारों एक साथ चल रहे होते हैं। ऐसा नहीं सुनना अलग से आइसोलेशन में सीख रहे हैं, बोलना अलग से सीख रहे हैं, सब साथ में ही है, ठीक। लेकिन क्रम पूछेगा तो क्रम यही होगा। क्रम में ही होते हैं तो कहना गलत होगा, सिर्फ क्रम में ही होते हैं ये कहना गलत होगा, साथ साथ होते हैं केवल परीक्षा के। लेकिन क्रम पूछ ले तो यही क्रम है, सूबो पाली। केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं भाई, रट्टाफिकेशन हो जाएगा वो तो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। हिंदी भाषा सिखाने के लिए आगमनात्मक विधि या प्रेरक विधि कह देते हैं कई लोग इसको, इंडक्टिव मेथड का अर्थ क्या है। इंडक्टिव और डिडक्टिव पे ये वो क्वेश्चन हैं जो बहुत बार रिपीट होते हैं, रिपीटेडली आते रहते हैं। तो कोशिश यही की गई है कि पहले इनको अगर हम अच्छे से समझ लेंगे तो फिर आसानी होगी। देखिए, हिंदी एक आध सेशन ले लूंगी भाई मैथ्स पेडागोजी का अगर हो पाया तो, कमिटमेंट नहीं कर रही हूं। हिंदी भाषा सिखाने के लिए आगमनात्मक विधि इंडक्टिव मेथड का क्या अर्थ है। पहला है नियमों को पहले पढ़ाना और फिर उदाहरण देना। देखो, नियम पहले पढ़ाए जाते हैं निगमनात्मक विधि में, डिडक्टिव मेथड में, कि पहले संज्ञा की परिभाषा सिखाई गई और फिर जो है उसके उदाहरण दिए गए। इसको निगमनात्मक विधि कहते हैं, नियम से उदाहरण की ओर। निगमनात्मक से याद रखना, नियम, निगमनात्मक विधि, ठीक। बच्चों को उदाहरणों से नियमों तक पहुंचाना ये आगमनात्मक है या इंडक्टिव मेथड है अगर मैं कहूं तो। हिंदी में एक बार चेक कर लेना, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि आगमनात्मक ही कहते हैं इंडक्टिव को, और हाँ आगमन ही कहेंगे, देखना एक बार। इंडक्टिव लेकिन इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, बच्चों को उदाहरणों से नियमों तक पहुंचाना, एग्जाम्पल टू रूल जाना इंडक्टिव मेथड है, आगमनात्मक कह सकते हैं, ठीक। और नेक्स्ट सेशन में लेंगे भाई हार्ड क्वेश्चन, व्याकरणिक नियमों को रटाना, और सिर्फ हार्ड नहीं लूंगी मैं, मिक्स ही रखूंगी। नियमों को रटवाना तो कहीं पे भी कोई भी तरीका है नहीं, केवल वाक्य संरचना सिखाना, ये भी गलत होगा। तो आंसर जो है वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। क्लियर है बात? आपका पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है, धन्यवाद सौरभ। चलिए अब तो हम बहुत ही पुराने चावल हो गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, एक प्राथमिक स्तर के हिंदी शिक्षक के रूप में आप बच्चों को नई शब्दावली सिखाने के लिए कौन सी गतिविधि का प्रयोग करेंगे, यानी कौन सी एक्टिविटी आप कराएंगे। एक हिंदी टीचर हैं आप और नई वोकैबुलरी, नए शब्द सिखाना चाहते हैं, कौन सा तरीका बेस्ट मानेंगे आप। पहला है शब्दों की सूची रटवाना, रटंत विद्या चलंत नहीं, अर्थपूर्ण अधिगम कराना है ना कि रटवाना है। सेकेंड ऑप्शन है कहानी सुनाना और उसमें प्रयुक्त नए शब्दों पर चर्चा करना, यानी आप कहानी सुना रहे हैं और उसमें जो भी नए शब्द आए हैं उन पे चर्चा कर रहे हैं, हाँ भाई ये तरीका सही है, इसमें लर्निंग बाय डूइंग हो रही है अगर देखा जाए तो। थर्ड है शब्दों का उच्चारण बार बार करवाना, इससे रिपीटेशन से सिर्फ रटना ही प्रमोट हो रहा है। बच्चों से शब्दों को लिखवाना, इससे भी रिपीट ही होगा, सबसे ज्यादा एक्टिव है बच्चा यहाँ, और जहां बच्चा एक्टिव है वो ऑप्शन बेस्ट है। कहानी सुनाना और नए शब्द जो आए हैं उनको अलग अलग संदर्भ में प्रयुक्त करना, है ना, कि कोई मूवी देख रहे हैं तो नए शब्द फिर यूज कर रहे हैं संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, ये क्या कहता है, प्राथमिक स्तर पर, लास्ट सवाल है आज के लिए, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावी है। हिंदी भाषा शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर पर कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावी है, बेस्ट मेथड प्राइमरी लेवल पे पूछा है। अनुवाद विधि यानी ट्रांसलेशन मेथड,
तो ट्रांसलेट करना कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है, इसमें फिर रटने की तरफ चले जाते हैं हम। व्याकरण आधारित विधि, हालांकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खराब है, बट बहुत बेहतर नहीं मानेंगे। व्याकरण आधारित विधि, व्याकरण पे फोकस रखो, वो प्राइमरी क्लासेस में नहीं। संवादात्मक, हाँ कम्युनिकेटिव अप्रोच केवल लिखने पर, ये भी गलत हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से जब हम सीख रहे हैं तो वो बेस्ट मेथड है, सबसे प्रभावी विधि है। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने आपके ठीक हुए वो आप कमेंट्स में बताएंगे।